राहुल सिंह जी किस्मत के बहुत धनी व्यक्ति हैं। क्या पैराशूट उम्मीदवार है। बक्सर जिला में सर डुमरांव सीट को सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, उसको भी आपने तीर से भेज दिया। इस प्रकार से राहुल सिंह इन दिनों विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। जनता को विश्वास है कि राहुल सिंह कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक डुमरांव विधानसभा में नहीं हुआ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सार्थक काम करता रहूं। तो सरकारी पैसे की जो बंदर बाट होती है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है और जो जिम्मेवार है उस पर आप कार्रवाई करें। एक और बहुत बड़ी समस्या है, आरओबी की थी, आरओबी पे काम लग गया है। यादव समाज ने उनको रिजेक्ट करके मुझे वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि शुरुआत हमेशा शून्य से ही होती है। जी, अचानक से टिकट मिलता है, आप जीत भी जाते हैं। डुमरांव महाराज रहे, कमल सिंह की मूर्ति लगी हुई है पर अनावरण नहीं हुआ कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को शुरुआत, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। चलिए, मगर और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जरा सोचिए, अगर आज अचानक कोई आपके सामने आकर के कह दे मैं कल आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे अपना वोट दीजिए, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हैरानी, सवाल या सीधा इनकार? डुमरांव की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा चेहरा जो पारंपरिक राजनीति की भीड़ में कहीं नहीं दिखा, जो सालों से चुनावी मंचों पर सक्रिय नहीं था, अचानक टिकट मिला और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, जनता ने भरोसा भी जता दी। ये कहानी है एक अप्रत्याशित शुरुआत की, एक अनदेखे मोड़ की और उस भरोसे की जो सीधे विधानसभा तक पहुंच गया। आज हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के डुमरांव से विधायक राहुल सिंह जी। आइए जानते हैं कैसे हुआ यह सब। सबसे पहले सर, आपको क्षेत्र में कोई आपकी एक्टिविटी नहीं थी, बहुत से लोग आपको जानते नहीं थे, अचानक से टिकट मिलता है, आप जीत भी जाते हैं। देखिए, आपने जो धावा बोला है वो तो सही है, लेकिन जिस प्रीमाइस पे आपने इस धावे को बिल्ड किया है ना, वो थोड़ा इल इन्फॉर्म्ड है जी। अचानक कुछ नहीं होता। वो मेरा इलाका है, मेरा जन्म उसी डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत हुआ, प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई और मैं अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने समाज में लगातार एक्टिव था। एक हमारा लगातार एक इंटरफेस हमारे गांव से बना हुआ था और गांव से आना जाना लगा रहा, सामाजिक कार्यों से लोग जुड़े रहे, हम भी जुड़े रहे परिवार के साथ। तो अचानक नहीं था। हाँ, राजनीति में मैं नया हूं और मेरा ये मानना है कि शुरुआत हमेशा शून्य से ही होती है जी। और ये व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो अपने शून्य को पहचान ले, ताकि जब स्लेट खाली रहेगी तो उस पर लिखावट अच्छी बनेगी और सीखने का जो मौका है उसे गंवाया नहीं जाएगा। जी। राजनीतिक तौर पे मेरी ये शुरुआत है, लेकिन मैं राजनीति शुरू तो तभी करता ना जब मैं भारत सरकार से त्यागपत्र दे देता। मैं तो भारत सरकार की नौकरी में था, त्यागपत्र दे के राजनीति में आया, पार्टी ने मौका दिया और अब मैं आपके सामने हूँ। एक और बात कहा जाता है कि राहुल सिंह जी किस्मत के बहुत धनी व्यक्ति हैं। कैसे? ऐसी चर्चाएं हैं, इसी से तो आज सीधे आपसे हमने यह सवाल किया। हाँ, जरूर, ईश्वर का अखंड आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा से रहा है और किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप बताएं, क्लास 1 ऑफिसर के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे देना 9 वर्षों में ही, इसमें उसका अपना गट है या उसकी पूरी किस्मत पे उसका भरोसा है? नहीं, उसको अपना दम है कि हम। आप बताएं, पूरा का पूरा इतिहास राजनीति का उठाएं और अपवादों को छोड़ दें, तो ये बताएं कि 9 वर्ष के बाद क्लास 1 की सरकारी नौकरी छोड़कर कितने लोग आए? नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है सर। लोग तो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करके हम सेटल हो जाए। हाँ, और कुछ लोग आते भी हैं तो वो पोस्ट रिटायरमेंट आते हैं जी। वो एक अलग क्षेत्र होता है, अलग मिजाज होता है। कई IAS IPS इसका उदाहरण है। हाँ, उदाहरण है।
तो मैं तो सरकारी नौकरी में था और किस्मत को मैं इतना बलिष्ठ तो जरूर मानता हूं कि मुझे ये लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद जब आपके ऊपर होता है तभी आप कुछ अच्छा करते हैं। देखिए होई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावहु साखा। जो ईश्वर ने आपके विधि में लिख दिया वही होकर वो हो के रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इतने भर तो मैं किस्मत को मानता हूं कि जब ईश्वर की इच्छा होती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक और सर इल्जाम आप पर लग रहा है कि आप पैराशूट उम्मीदवार हैं, अचानक से आए, टिकट लिए, इसके पहले जो उम्मीदवार जदयू के ही काम कर रहे थे उनको साइड किया, टिकट लिया, जीत करके विधानसभा पहुंच गए। देखिए कौन कैसा उम्मीदवार है, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और शीर्ष नेतृत्व जब भी निर्णय लेता है तो मैं ये मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है कि सिर्फ एक ही फैक्टर पर निर्णय लिया, कई सारे बात रहती है तो उसके आधार पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर एक होता है, विनेबिलिटी। जी, विनेबिलिटी की कसौटी पे जो खरा उतरेगा उसको टिकट मिलेगी और वो जीत कर या अच्छी चुनौती देकर आएगा। बक्सर जिले में सर डुमरांव सीट को सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, उसको भी आपने तीर से भेद दिया। हाँ बिल्कुल, जब आप जातिगत राजनीति के मैट्रिक्स में फंस कर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव डुमरांव विधानसभा का हमेशा ही मुश्किल नजर आएगा जी। लेकिन जब आप जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज की बात करेंगे, सबके हितों की बात करेंगे, सबके सुख की बात करेंगे, तब आपके लिए चुनाव उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाता है। हमारी जो सरकार है उसके जो मुखिया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनका जो विजन है वो कभी भी किसी एक जाति विशेष या जातियों के समूह पर केंद्रित नहीं रहा। उनका जो विजन है, उनका जो दर्शन है, वो सबके विकास को लेकर चलता है। आप उनके कोई भी भाषण देखें जी, वो खड़े होते ही सबसे पहले ये बात कहते हैं कि हमने सबके लिए किया। वो हमेशा कहते हैं और किया भी। बिहार को कहां से कहां निकाल करके लाए। तो उसी दिशा और दशा पर हमने भी अपना चुनाव लड़ा और डुमरांव विधानसभा जब आप सब समाज को अपने साथ लेकर चलेंगे, सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, सबकी बात करेंगे, सहज रहेंगे, सरस रहेंगे, सरल रहेंगे, तो जरूर ये विधानसभा आपको सर माथे पर बिठा। एक चीज तो मानिएगा ना सर कि राजनीति का आपको अनुभव कम रहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आपने माले को शिकस्त दिया। हाँ, क्योंकि माले या उनके जो साथीगण हैं, उनकी जो राजनीति है वो एक नकारात्मक राजनीति जी, और हमारा जो संगठन है वो सकारात्मक राजनीति करता है। उनका जो संगठन है वो इस बात पर राजनीति करता है कि हम आने वाले दिनों में क्या कर देंगे। हथेली में चांद दिखाने का काम वो करते हैं लोगों को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वो करेंगे। उसके ठीक विपरीत हमारा संगठन जो इस बात पे चुनाव लड़ता है कि पिछले 20 वर्षों में हमने क्या करके दिखा दिया है। हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिखा दिया है, हमने सड़कों का जाल बिछा के दिखा दिया है, हमने सिक्योरिटी की सिचुएशन को सुधारा है, हमने हेल्थ की सिचुएशन को सुधारा है, हमने महिला सशक्तिकरण में अतुलनीय काम किया है। ये सब हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया है। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए अपने बुजुर्गों के हाथ में रख दिए हैं और हमने जो पिछले 20 वर्षों में किया है उसके आधार पर हम वोट मांगते हैं। तो हम एक सकारात्मक संगठन है और ऐसे संगठन को हमेशा चुनाव लड़ना कंपैरेटिवली आसान तो माना जाए ना कि माले विधायक जो अजीत कुशवाहा थे उनके वर्चस्व को आपने इन्हीं सब कारणों से समाप्त कर दिया। हाँ, देखिए वर्चस्व जो शब्द है वो बड़ा ही नकारात्मक है और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वर्चस्व शब्द की कोई जगह ही नहीं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अच्छा काम जो करेगा वो जीतेगा। नहीं, लेकिन सर कई सीट ऐसा उदाहरण है जहां की सिर्फ जाति के नाम पर वोट पड़ता है, कोई विकास से मतलब नहीं है। बिहार में कई सीट आपको ऐसे मिल जाती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं
ये कहूं कि कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल जाएगा, तो ये गलत होगा। क्षण भर का भ्रम है। ये भ्रम है। जातिगत राजनीति हमारे समाज का, हमारे प्रांत का, हमारे देश का सबसे बड़ा कोढ़ है, इसे मानना पड़ेगा पहले तो। 15 साल तो सर 90 से 2005 जातीय पर ना वोटिंग हुआ सर। मैं कहाँ कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ ये हमारे समाज में एग्जिस्टिंग है, ये हमारे समाज की कुरीति है जी, इसे दूर करना है। जिन पार्टियों ने इस कुरीति को दूर किया है वो जाति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता पाएंगे जो सिर्फ अपनी जाति की राजनीति के बल पे किसी प्रांत का मुख्यमंत्री बना हो। कहा जा रहा है सर कि आपकी जीत में बीएसपी उम्मीदवार ददन पहलवान की बड़ी भूमिका रही, उनके खड़ा होने से कई जो है वोट बट गए और आप जीत गए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि डुमरांव राज परिवार के कैंडिडेट खड़े हो गए तो उन्होंने वोट हमारा ले लिया, वो हमारा ही सारा वोट था जी। और भी अन्य कई सारे कैंडिडेट खड़े थे। 2 महिला उम्मीदवार खड़ी थी जिन्होंने आपस में 10,000 वोट बांट लिए। ऐसे तो कोई खड़ा हुए कह दे कि नहीं नहीं, महिला उम्मीदवार अगर नहीं खड़ी हुई होती तो उस वोट बैंक में से भी हमने जो कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए किया है उसके सारे वोट मुझे ही मिल जाते जी। पहली बात। दूसरी बात, क्या ददन जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, लगातार लड़ रहे हैं। वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, पिछले विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। वो जब भी चुनाव लड़ते हैं उन्हें 10,000 वोट आते हैं। मतलब 10,000 उनका फिक्स है भाई। वो सीनियर लीडर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इतना वोट तो उनको आता ही आता। तो इस वोट को कोई भी अपना वोट काउंट करके न चले, पहली बात। और दूसरी बात, हारने का जो कारण है ना उसे एनालाइज करना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो माले के विधायक हैं, जो माले की राजनीति, उसमें एक दोहरापन है, एक दोहरी मानसिकता से वो ग्रसित है। एक तरफ तो लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के भाई बंधु हैं जिन्होंने सरकार के विरोध में, स्टेट के अगेंस्ट में आर्म्ड रिबेलियन खोल रखा है जी। ठीक है। और लड़ाई भी किससे? पैरामिलिट्री फोर्सेस से, एसएसबी से, सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से, आईटीबीपी से। इसमें कौन भर्ती होता है? आप डेटा उठा के देख लीजिए। इन फोर्सेस में सबसे ज्यादा यादव समाज के लड़के भर्ती होते हैं जी। अब आपको यादव समाज के वोट बैंक पे राजनीति भी करनी है और आपके भाई बंधु उन्हीं के खिलाफ हथियार उठा के उन्हीं लोगों को मार भी रहे हैं जी। तो ये बात हमने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताई और जहां तक मेरी आवाज पहुंची यादव समाज के लोगों ने इस दोहरेपन को नकारा और यादव समाज ने उनको रिजेक्ट करके मुझे वोट दिया है जी। एक सब्सटैंशियल अमाउंट में। जो आप बात शुरुआत में कह रहे थे कि डुमरांव मुश्किल है, तो हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से मुश्किल है क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से अगर आप राजनीति करने बैठेंगे तो मुश्किल दिखेगा। लेकिन लोकतंत्र का एक मजा है, मजा ये है कि जिसकी जाति सबसे ज्यादा है जरूरी नहीं कि वही नेता चुना जाए जी। आप एक भी मुख्यमंत्री का उदाहरण नहीं दे पाएंगे जो सिर्फ अपनी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने, भले वो लालू जी का ही उदाहरण क्यों ना हो। क्या वो सिर्फ अपनी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री? तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब वो सिर्फ अपनी जाति की राजनीति करने लगे पार्टी का पतन हो गया, 25 पे आ गए। तो 10,000 का भी कुछ आ रहा क्या सर? असर मॉडल का होता है। हमने जो मॉडल बनाया है महिला सशक्तिकरण का, जीविका दीदियों के खाते में 10,000 इलेक्शन के पहले क्या विपक्ष का रहा है, उसी का असर है? तो विपक्ष तो कुछ भी कहता रहा, विपक्ष तो 30,000 रुपए बांटने की बात कर रहा था, वो किस असर को देने की कोशिश कर रहा था? देखिए ये कोई फ्री बी नहीं है जी, ये एक मॉडल बेस्ड इनिशिएटिव है। ये आपको रोजगार करने के लिए कहा जाए कि एक सीड फंड टाइप का दिया गया है ताकि आप एक प्रोटोटाइप अपना बना सके बिजनेस का और उसके बेसिस पे आप अप्लाई करें और आगे के फर्दर लोन्स आपको इंटरेस्ट फ्री करके दिए जाएंगे और उस पे अपना बिजनेस करें। लेकिन एक चर्चा तो और चल रही है ना सर, उसी 10,000 के कारण आज जो है वित्तीय स्थिति सरकार की गड़बड़ा गई है। ऐसा है, ये एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है जिसे इतनी आसानी से जिसका जवाब देना संभव नहीं है। आप बात कर रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की जी। इकोनॉमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप एक सतही स्तर पर देखेंगे तो बड़ी खराब चीज नजर आएगी,
लेकिन बिना डेफिसिट फाइनेंसिंग के कोई भी देश तरक्की नहीं करता है, कोई भी राज्य तरक्की नहीं करता है। आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं, तो इतने पे कैसे चलेगा? आप तरक्की कैसे करेंगे? उतना ही प्रयोजन है। आप डेफिसिट फाइनेंसिंग जब करेंगे तो आप अपने खर्चे बढ़ाएंगे, उन खर्चों को मीट करने के लिए आप रिसोर्सेज लेके आएंगे। वो रिसोर्सेज जब आपके इकोनॉमी में आएंगे तो आपकी इकोनॉमी में मूलभूत आधारभूत बदलाव होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगी। ये कॉन्सेप्ट है भाई। ऐसा नहीं है कि जितने जेब में पैसे उतने भर के हम काम करेंगे, नहीं उससे तो फिर भी वहीं रह जाएंगे जहां से चले थे। एक और सवाल उठ रहा है सर, क्या सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी कानून में संशोधन करेगी या वापस लेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, इन दिनों चर्चाएं बड़ी चल रही है सर। चर्चा करने वाले तो चर्चा करते लेकिन बिना आग का धुआं नहीं होता है। देखिए आप अगेन ये एक आपने प्रेमाइस गढ़ा है। आप लोग पत्रकार जो सीनियर होते हैं ना, वो पहले प्रेमाइस को छुपा लेते हैं। प्रेमाइस ये है कि शराब से रिसोर्स बहुत आएगा, टैक्स बहुत आएगा, ये प्रेमाइस। अगर आप नारकोटिक का कोई भी ड्रग फ्री कर देना, जैसे गांजा, उससे भी बहुत रिसोर्स आएगा, तो फ्री कर दिया जाए गांजा को। क्या गांजा की पेडलिंग फ्री कर देते हैं, चलिए हम बनते हैं विश्व के सबसे बड़े गांजा के सप्लायर, क्योंकि टैक्स बहुत आएगा सरकार को। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को नहीं देखा जाता है भाई। टैक्स तो आप ऐसी कोई भी चीज ला दें जिसको आप मॉरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसे बहुत कमाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक और चीज है सर कि कहा जाता है कि सरकारी नौकरी लाइफ सिक्योर है। आप सरकारी नौकरी छोड़ करके आए हैं राजनीति में, आज इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, एक जगह का पानी भी दिन भर आपको नहीं पीना है। कैसा महसूस हो रहा? गलती तो नहीं कर दिया अभी, हालांकि अभी कुछ ही महीना हुआ है, क्योंकि परिवार को भी आप समय नहीं दे पा रहे होंगे। मैं पीछे पलट के तो कभी देखता नहीं। गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, लेकिन ये निर्णय सही है या गलत है, ये भविष्य की गोद में छुपा हुआ है। अभी कह देना एक पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट होगा। मतलब एक साल के बाद अगर आपसे ये सवाल करें तब शायद आप जवाब देंगे। 20 साल के बाद अगर आप ये सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि एक फौजी के होने के नाते या एक वकील होने के नाते मैं अपने राष्ट्र की ज्यादा सेवा कर पाता, या एक नेता होने के नाते मैं अपने राष्ट्र की ज्यादा सेवा कर पाया, तो मैं बेहतर पोजीशन में रहूंगा। जहां तक आपने परिवार की बात की, तो देखिए सब कुछ जिंदगी में हासिल नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा समय अपना, अगर आपने ये तय कर लिया कि आपको अपना समय सार्वजनिक जीवन में बिताना है, तो परिवार को आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन होम मिनिस्ट्री से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, फैज अहमद फैज साहब का एक शेर है कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को शुरुआत, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। चलिए मगर और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। डुमरांव शहर में सर रोड की जो स्थिति है, शहर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दयनीय है। आपसे लोगों की बहुत आशा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर, आपके कामों पर, अभी तो आपने काम नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता ने मोहर लगाया। आपके सामने बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पे पिछले 5 सालों में डुमरांव विधानसभा में कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय थी जिन्होंने एनडीए के विकास की गंगा को बिल्कुल ही डुमरांव में उतरने ही नहीं दी। सड़कें पूरी तरह से विकास से वंचित रहा। सारी सड़कें उधड़ी हुई। मुझे खुशी है कि लोग, मेरे क्षेत्र के लोग आज मुझसे 2 महीने, कुल अगर एक शपथ ग्रहण से लेकर अभी तक देखा जाए तो 2.5 महीने कुल हुए हैं, और लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि विधायक जी आपने कहा था सड़क नहीं बनी अभी तक, आपने कहा था सड़क बन जाएगी जी। तो मैं उनसे जवाब दे रहा हूं, तो उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। तो जवाब ये है कि पिछले वर्ष में ही एक पॉट पैचिंग और रिपेयर का टेंडर डुमरांव की सड़क का हुआ था।
और आनन फानन में वो काम करके चुनाव के पहले ही वेंडर जो है, कॉन्ट्रैक्टर, वो गायब थे। तो मैंने अपने प्रयासों से, गिलहरी प्रयासों से, वो जो टेंडर था पिछला वाला, उसी में जितना स्कोप था उसके बेसिस पे अभी काम शुरू करा दिया है। कुछ काम हो भी गया है, कुछ काम अटका हुआ है, लेकिन जो अभी काम हो रहा है वो संतोषजनक नहीं। उसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर से बात की है और मैंने उन्हें इन प्रिंसिपल कन्विंस भी कर लिया है, और मैंने एक तारांकित प्रश्न भी लगाया था, उसका जवाब भी आया हुआ है कि जब हमारा बाईपास बनने की जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जब टेंडर होगा, तो उसके साथ ही ये जो लेफ्ट ओवर सेक्शन है उसका वन टाइम इम्प्रूवमेंट में भी इसको करके ठीक कराया जाएगा और इसमें फ्रेश टेंडर किया जाएगा, क्योंकि पिछले 15 सालों से फ्रेश टेंडर हुआ नहीं। तो इन प्रिंसिपल उसकी अप्रूवल आ गई है। उसके साथ ही मैंने एक और एडिशनल रिक्वेस्ट की है कि साथ में नाला भी बन जाए, ताकि जो खिरौली गांव का हमारा इलाका है, 100 एकड़ जमीनें उसमें पानी से डूब जाती हैं, एक नाला नहीं होने की वजह से। नाला दोनों तरफ हो जाए, अच्छी सड़क बन जाए और बाईपास हो जाए, तो ये सारे काम बिल्कुल पाइपलाइन में आ गए हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है, आरओबी की थी, आरओबी पे काम लग गया है। 3 आरओबी कुल बनने हैं। एक आपका जो बाईपास के ऊपर है वो आरओबी बनना है, एक मुख्य सड़क जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेफ्ट ओवर सेक्शन, उस पे आरओबी बनना है, और एक और रेलवे की गुमटी है, वहां भी आरओबी बनना है। लगातार सर बाईपास निर्माण की, चूंकि जो जाम की स्थिति है, तो बाईपास निर्माण की लगातार बात उठ रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपने खुद माना कि विकास से वंचित रहा नीतीश कुमार के सुशासन में भी डुमराव। 5 साल पहले, मैं तो कह ही रहा हूँ, 5 साल पहले बन जाना चाहिए बाईपास। जब सरकार चाह रही है कि बाईपास बने, तो कौन है जो नहीं चाह रहा है कि बाईपास बने? मैं तो कह ही रहा हूँ, बाईपास का सारा आवंटन, सारा का सारा प्रोजेक्ट पहले ही हो चुका था, वो तो बन जाना चाहिए था अभी तक। तो उसमें मैंने मंत्रालय से लेकर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रेलवे को हो, चाहे वो NHAI के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, सभी लोगों से 1-to-1 मीटिंग करके ये इंश्योर किया है कि उसका भू अधिग्रहण कंप्लीट हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है और DPR सैंक्शन के लिए NHAI में चला भी गया है। जैसे ही सैंक्शन हो जाता है, टेंडर की प्रक्रिया शुरू। देखिए सर, जनता टेंडर या कितने करोड़ की राशि है इससे कोई मतलब नहीं रखती है, जनता को चाहिए विकास। क्या माना जाए कि राहुल जी जब इतना सिंसियर है, 12 से 15 महीने, चलिए हमारे सवाल पूछने से पहले आपने बता दिया कि 12 से 15 महीने के अंदर डुमरांव की जनता सड़क के मामले में बदलाव देखेगी। बिल्कुल, बाईपास के मामले में, बाईपास के मामले में। और आपने कहा कि जो सड़क का जो रिपेयर है वो तो 15 से 20 दिनों में ये ठीक हो जाएगा, और इस सड़क को भी और बेहतर करके एक नई सड़क देंगे, बाईपास भी रहेगा और ये सड़क भी अच्छी बनेगी। एक और चीज सर, आपका ध्यान उस पर हम देना चाहेंगे। हमने जो जानकारी लिया है, डुमरांव में टेक्सटाइल कॉलोनी है स्टेशन के बगल, 20 फीट चौड़ी सड़क की ढलाई हो गई है, लेकिन नाला का निर्माण नहीं किया गया है। आखिर क्यों? फिर उसी सड़क को तोड़िए, फिर नाला बनाइए। जो सरकारी पैसे की जो बंदरबाट होती है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और जो जिम्मेवार है उस पर आप कार्रवाई करें? ये एक बहुत बड़ा विषय आपने उठाया है। देखिए, ये जो सड़कें हैं वो नगर परिषद के तत्वाधान में बनती हैं, और पिछले कुछ सालों में मैंने ये नोटिस किया कि नगर परिषद में एक बड़ा ही नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है टेबल टेंडरिंग का। ये क्या होता है कि आप फर्ज करें कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई सड़क बनानी, उसकी टोटल लागत 60 लाख रुपए आ रही, तो आप उसके लिए आपको टेंडर करना होगा, ये फाइनेंशियल रूल्स में है जी। लेकिन टेंडर ना करके उसी सड़क को या उसी प्रोजेक्ट को या उसी वर्क को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है 15-15 लाख रुपए के, और तब बिना टेंडर के ही आपको पावर हो जाती है टेबल टेंडरिंग करके काम कराने की। ऐसा किया जा रहा है नगर परिषद में। इसको मैंने सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में ये मैं लेके आया हूँ, इस पर इंक्वायरी के लिए मैंने लिखा है और इसकी रिपोर्ट भी आएगी। और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि एक ही लोगों को, एक समूह को जिसमें 2-3 लोग ही हैं, उन्हीं लोगों को ये सारे टेंडर दिए गए, और आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे 100 करोड़ का गबन, बिल्कुल इतनी बड़ी राशि, 100 करोड़ रुपए का है।
पूरा मामला जी। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने तो खुद ही पॉइंट आउट किया है, एक तरफ से सड़क बन रही है और पीछे से उधड़ रही है। तो जब आप टेबल टेंडरिंग करेंगे तो आप अच्छी कंपनियों को रोक लेंगे, लोकल फैक्टर्स आप पे हावी हो जाएंगे, लोकल लोग को किस तरीके से मतलब उनको लाभान्वित किया जाए, कुछ ग्रुप लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए, ठीक है, बट उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोकल फैक्टर्स जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो रहा है, रिसोर्स का हनन हो रहा है, तो बहुत तरीके की बातें हैं, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपकी बात इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, कहा जाता है कि बहुत पहले डुमरांव में सूत मिल हुआ करता था, लालटेन की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब सब जो है 90 के बाद से सब समाप्ति की ओर है। क्या माना जाए कि जब बड़े बड़े इंडस्ट्री के आने की बात हो रही है, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, डुमरांव का भी दिन इंडस्ट्री के मामले में फिरेगा? बिल्कुल, ये तो शुरुआत हो ही गई है। डुमरांव विधानसभा के अंतर्गत ही नावानगर इकोनॉमिक जोन है, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कुछ ने अपना काम शुरू भी कर दिया है, कुछ अपना काम शुरू करने जा रही हैं। ये एक अच्छा संकेत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक परफेक्ट सिचुएशन में हम अराइव कर गए हैं, हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक दो बिंदु है जिस पर मैंने भी अपने सुझाव दिए हैं। पहला मेरा बिंदु ये हमेशा रहता है कि लोकल लोगों को, डुमरांव विधानसभा के, बक्सर जिले के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां नौकरी मिलनी चाहिए। अगर हम वहां के लोकल लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं अगर तो इंडस्ट्री के लगने का फायदा क्या होगा? लेकिन सर, इंडस्ट्री जो लगी हुई है, हमने इस खबर को दिखाया, आज विधानसभा में लगातार आवाज उठ रही है। अजय सिंह जो है नवानगर में, उन्होंने 200 करोड़ रुपया लगा करके फैक्ट्री लगाई एथेनॉल की, और उस समय एग्रीमेंट था कि 1 लाख लीटर पर डे सरकार लेगी, अब 45,000 कर दिया गया। तो वैसे में अजय सिंह तो हमारे सामने, हमारे ऑन कैमरा उन्होंने यह कहा है कि हमने बिहार में आकर के गलती कर दिया, हम तो अमेरिका भाग जाते, 200 करोड़ रुपया लगा दिया, बैंक से भी अब हमको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। तो नई इंडस्ट्री आएगी क्या सर? जो पुरानी लगी हुई है उसको आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसे इथेनॉल इंडस्ट्री का जो ये प्रॉब्लम है ना, वो एक पैन बिहार और पैन इंडिया इशू है जी। आप डिमांड सप्लाई की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप नेशनल लेवल पे फेस कर रहे हैं सर। 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का एग्रीमेंट है कि 1 लाख लीटर जो है हम पर डे लेंगे। मैंने मना नहीं किया, बट ये पैन बिहार प्रॉब्लम है और पैन इंडिया प्रॉब्लम है, ये नेशनल लेवल की समस्या है। उनका बायर कौन है? उनका बायर स्टेट सरकार लेगी, सरकार है। वो तो आम आदमी को अगर देना रहता तो कोई बात नहीं। तो सरकार अगर बायर है और बायर साइड पे कोई इश्यू आ रहा है, तो इसका मतलब कि डिमांड में कोई इश्यू आ रहा है। जब डिमांड में इश्यू आएगा तो सप्लाई कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ से दिल्ली तक आपकी सरकार है। मैं आ रहा हूं उस बात पे, आप बात को समझें। पहली बात तो ये कि नावानगर में कोई दिक्कत आ रही है, वो किस बात से दिक्कत आ रही है? क्या उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है? नहीं, दिक्कत डिमांड साइड पे आ रही। ऐसा है, जब भी आप कोई नई इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसकी शुरुआती दौर में उसमें जो भी आप लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं ये ओवर प्रोडक्शन की ओर भी इशारा कर रहा है, ठीक है। इन सारी बातों में एक ओवर कप ऑफ टी और ओवर ए पॉडकास्ट, इन सारी बातों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसमें समीक्षा की जरूरत है। मैं नकार भी नहीं रहा, इंडस्ट्रिस्ट को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। यहाँ मेरा मतलब सिर्फ यही था कि जो उद्योगपति हैं उनकी बातों को उठाना, जनता की जो समस्या है, चूंकि आप वहां के स्थानीय विधायक हैं और आज जब आप हमारे स्टूडियो में हैं तो आप इन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल सिंह इन दिनों विधानसभा में दहाड़ रहे हैं, दहाड़ शब्द का मैं यूज कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आप दहाड़ रहे हैं, आपके व्यक्तित्व से वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जनता के लिए जिस प्रकार से आप दहाड़ रहे हैं, जनता को विश्वास है कि राहुल सिंह कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक डुमरांव विधानसभा में नहीं हुआ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सार्थक काम करता रहूं, और ये जो विषय है वो तो उठाया ही हुआ है माननीय मंत्री महोदय ने। और जहां तक दहाड़ने की बात है, अपनी बात सही तरीके से रखनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने कई किताबें लिखी, उनकी एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो एक अनडिलीवर्ड स्पीच थी जिसको
मंच से, मतलब उन्होंने एक भाषण लिखा था, बहुत लंबा था, लेकिन मंच से उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया जी। तो उसको किताब के फॉर्म में बना के, और आज वो बहुत ही पॉपुलर किताब है। लफ्ज ब लफ्ज उस किताब को आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि बाबा साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि दलितों का शोषण हुआ है, और दूसरी बात उन्होंने कही, दो ही बातें मुख्य तौर पर पूरी किताब में है। पहला कि दलितों का शोषण हुआ है, जी। ये एक तथ्य है, इट इज अ फैक्ट। और दूसरी बात उन्होंने कही कि दलितों का उत्थान होना चाहिए। लेकिन उस पूरी किताब में या उनके द्वारा लिखी हुई किसी भी किताब में ये नहीं कहा गया है कि दलितों के उत्थान के लिए अन्य जातियों का पतन जरूरी है, या उनका हक छीना जाए, या उनका हक मारी जरूरी है ना। अपने लोगों की बात करना दूसरे लोगों का विरोध करना नहीं होता है। एकदम सही। और हम तो सबकी बात करते हैं, सबकी बात करनी चाहिए। विधानसभा में सर आपका इन दिनों शेरो शायरी वाला अंदाज भी जो है काफी चर्चा में। देखिए, बात को कहने के लिए आप कविता का, पोएट्री का सहारा ले सकते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं, हम अपनी बात, हम साबित क्या करना चाहते हैं, हमारा ध्येय क्या है। हमारा ध्येय ये है कि समाज में समरसता बने, समानता बने, सब लोग मिलजुल के रहें, बंटवारे की बात ना हो। चमन में इख्तिलाके रंगोबू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक ही तरह की बात करना, एक ही बात करना, एक ही पक्ष की बात करना, ये दूसरे पक्ष के साथ कभी कभी नाइंसाफी हो जाती है। ट्रेनों के ठहराव को लेकर के एक आम जनता से जुड़ी हुई समस्या है सर। डुमरांव जो जिस जगह पर है, सारी ट्रेनें वहां से गुजरती है, पटना दिल्ली मेन लाइन है। ट्रेनों को ठहराव को लेकर के भी भेदभाव किया जा रहा है। उसके उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं कि पटना मथुरा जो ट्रेन है सर, सप्ताह में 3 दिन रुकती है, 4 दिन नहीं रुकती है। लोगों को काफी परेशानी होती है। कई लोगों ने कहा कि आप विधायक जी से यह सवाल जरूर कीजिए। अरे, ये भेदभाव का विषय नहीं है भाई। पहली बात तो ये कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं डुमरांव में भी, और विशेष तौर पे टूडीगंज स्टेशन पे। मेरे गांव से बहुत नजदीक है, डुमरांव विधानसभा में ही है। टूडीगंज स्टेशन पे एक भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं रुकती जी। तो उसके लिए मैं लिख के भी दे के आया हूँ डीआरएम महोदय को, और उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कभी कभी प्रशासनिक तौर पे अनदेखी हो जाती है, उसको हाईलाइट करना होता है। राइट फोरम पे हम हाईलाइट कर भी रहे हैं, और जहां भी जरूरत होगी हम जाके मिलके, और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि टूडीगंज स्टेशन पे कम से कम 1 से 2 सुपरफास्ट ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें रुके, क्योंकि कोविड से पहले वो ट्रेनें रुका करती थी। कोविड के दौरान ये जो सिलसिला थमा तो उसके बाद शायद किसी का नजर ही नहीं पड़ा। अब नजर आपका पड़ा है तो ट्रेनें रुकेंगी। एक और बड़ा सवाल है सर, डुमरांव महाराज रहे कमल सिंह की मूर्ति लगी हुई है पर अनावरण नहीं हुआ। गहरा विषय है। वही है कि लोग कहेंगे कि इसमें भी लोग राजनीति करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि उन्हीं के परिवार से मेरे साथ ही चुनाव लड़ गए थे शिवांग जी। ठीक है, ये राजनीति का विषय नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वर्गीय महाराजा कमल प्रसाद जी फर्स्ट पार्लियामेंट में नॉर्थ शाहाबाद से निर्दलीय जीत कर गए। पूरे शाहाबाद ने उनको चुन के पार्लियामेंट में भेजा था, और यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे। सेकंड पार्लियामेंट में भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय चुनकर जीतकर संसद में जी। उनके पूरे परिवार ने हमेशा लोगों के हित की बात की। उनके द्वारा दान की गई जमीनों पर राज हाई स्कूल चलता है, विद्यालय चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, महाराजा कॉलेज चलता है, कैथोलिक हॉस्पिटल्स चलते हैं। यहाँ तक कि बिहार मिलिट्री पुलिस का जो कैंपस आया हुआ है और हॉस्पिटल का कैंपस आया हुआ है, वो भी उन्हीं के परिवार के द्वारा अनुदान में दी गई जमीनों पे बना हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति का देहावसान जब हुआ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उसमें गए, और उसके बाद ये तय किया गया था कि उनकी मूर्ति लगाई जाए, और मूर्ति लग गई डुमरांव अनुमंडल में।
उनकी मूर्ति लगी हुई है और लगी हुई मूर्ति का 4 वर्षों से अनावरण नहीं किया गया। ये कितनी बड़ी चूक है सर? ये सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, जिस समाज से वो व्यक्ति आ रहा है जी, उसका भी निरादर। इसके प्रति हम सबको आवाज उठानी चाहिए और मैं भी अपनी तरफ से प्रयासरत हूं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी मूर्ति का अनावरण, उनको सम्मान मिलेगा जिसके हकदार वो है। सम्मान तो दे ही दिया सरकार ने जब मूर्ति लग गई। लेकिन सर, सम्मान देकर के आप अपमान भी तो कर रहे हैं ना। अनावरण जो अभी 4 साल पहले हो जाना चाहिए था, आखिर इसमें क्या समस्या है? आप देखें, कुछ बातों को मैं आपके समक्ष कैमरे पे कहना नहीं चाह रहा, बट जब मूर्ति लग गई तो सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि मूर्ति लगने से पहले समीक्षा हुई होगी एकदम क्या इस व्यक्ति की मूर्ति लग सकती है कि नहीं। उनसे जूनियर पार्लियामेंटेरियंस की मूर्ति पूरे बिहार में आपको दिख जाएगी और सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन फर्स्ट पार्लियामेंट में रहे। जब उनका देहांत हुआ था तो उस समय स्टेटमेंट प्रेस में आप ही लोगों ने दिया था कि पहले पार्लियामेंट के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर का देहांत हुआ। ठीक है, तो 4 सालों से अनावरण नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्सेस ऐसी वहां पे प्ले में थी जिन्होंने ये सोच के रखा था कि इस व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण नहीं होगा। तो लगी हुई मूर्ति का अनावरण करना है भाई, और वो भी ऐसे वैसा नहीं, वो पार्लियामेंटेरियन रहे, 2 बार पार्लियामेंटेरियन रहे जी, उस इलाका के लिए एक बड़ा नाम है। चलिए, आखिरी सवाल है सर, राहुल सिंह पर जिस प्रकार से जनता ने भरोसा जताया है, रोड आपकी प्राथमिकता में है, एक और काम स्वास्थ्य लेकर के और क्या है जो कि जनता को आगे आने वाले कुछ महीनों में नजर आए? मलई बराज ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, हम इसके लिए सीरियस हैं और इसको हम ग्राउंड पे उतारेंगे और सिंचाई में एक मूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो सिंचाई और रोड में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहुल सिंह ने शुरू में स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरे बिहार में जो विकास की एक नई लहर पैदा की, पूरे बिहार में विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया, लेकिन डुमरांव उससे अछूता रह गया। वैसे में जब इस बार जनता ने राहुल सिंह पर विश्वास जताया है तो निश्चित तौर पर विकास की दौर में कम से कम अगर सबसे आगे नहीं तो जो बिहार के और जिले हैं उसमें डुमरांव भी शामिल होगा। राहुल सिंह के दाव में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। अगले किसी पॉडकास्ट में फिर बिहार की किसी बड़ी हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।